हाय फ्रेंड्स, ये है जियोमॉर्फिक प्रोसेस का क्लास नंबर 4। ऑलरेडी इसमें मैंने आपको बताऊं तो वेदरिंग पढ़ा रखा है। इससे पहले मैंने एंडोजेनिक प्रोसेस पढ़ा रखा है, पूरा एक्सोजेनिक प्रोसेस में वेदरिंग कंप्लीट कर रखा है। हमने 3 टाइप की वेदरिंग पढ़ रखी है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। हमने केमिकल के अंदर 4 टाइप पढ़े, फिजिकल के अंदर 4 टाइप पढ़े और बायोलॉजिकल वेदरिंग में ऐसे कुछ बताऊं कुछ था नहीं। और उसके बाद हमने एक्सफोलिएशन पढ़ा, जो कि हमारा किसका पार्ट था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग ओनली। ओके हमने क्या पढ़ा, एक्सफोलिएशन डोम पढ़ा, हमने एक्सफोलिएशन टॉर पढ़ा, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज एक बार पुराना वीडियो देखिए। अब इसको अगर पढ़ाने लगे यहाँ पे तो सच में फिर ज्यादा हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट सिंपल है आपसे। चलिए, ये सब किसका पार्ट है, डेनुडेशनल प्रोसेस का पार्ट है, एक्सोजेनिक प्रोसेस का पार्ट है। और डेनुडेशनल प्रोसेस क्या है, मतलब किसी तरह से भाई हम अपर्दन कर रहे हैं, साइज छोटी कर रहे हैं, यही तो हो रहा है, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है किसी तरीके से। हमारे जो भी हमारे पास यहाँ पे बड़े बड़े चट्टाने हैं, उनके अंदर, रॉक्स के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, वो साइज उसकी छोटी हो रही है। सिंपल सी बात है। अब उसके अलग अलग प्रोसेस है बस। तो वेदरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग उसको क्रैक कर रहे हैं। हम चट्टानों को क्या कर रहे थे, रॉक्स को तोड़ रहे थे। अब किसी भी तरीके से हम तोड़ने की बात कर रहे थे बस। अब यहाँ पे हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे। सीधा ऐसे लैंड के लैंड यहाँ पे स्लाइड हो जाएंगे। तो जरूर नहीं कि सिर्फ लैंड स्लाइड ही आएगा इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन वन ऑफ द मेजर इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर दिमाग में रखिए कि मास मूवमेंट के अंदर आप ये देखेंगे कि भाई सिर्फ एयर, वाटर, आइस, ये डेब्रिस को नहीं कैरी कर सकते। डेब्रिस को नहीं कैरी कर सकते। जब मैं बोलूं कि डेब्रिस मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो डेब्रिस को एयर, वाटर नहीं कैरी कर पाएंगे। बात समझिए आप। डेब्री को कैरी करने के लिए किसकी इफेक्ट में होना चाहिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है। अब डेब्री आपको पता होगा, बड़े मलबा, एक तरह से मलबा बोलते हैं ना, क्या हम एयर उसको कैरी कर सकता है, नहीं कर सकता भाई। वाटर उसके साथ मिक्स हो सकता है, कैरी नहीं कर सकता। ठीक है। तो कैरी करने की बात यहां पे क्या है, जब उसको हम बोलते हैं ना कि उसको ऊपर से नीचे लेके आना है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही आएगा वो। इसलिए यहां पे बोल रहा हूं कि मास मूवमेंट के अंदर ग्रेविटी का जो फोर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर पूरा अपना एग्जर्ट करने वाला फोर्स। ठीक है सारे। चलिए, अब यहां पे एरोजन की बाद में बात करेंगे। एरोजन बहुत ही छोटा टॉपिक है, सिंपल है, आज ही खत्म कर दूंगा वैसे तो मैं। अब देखिए यहां पे ये है भाई हमारे वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक मतलब जो भाई कट पिट के आराम से एक्सपॉइलेट होके, वैसे एक्सपॉइलेशन टॉर कहते हैं इसे। एक्सपॉलिएशन टॉर आपको बोल रहा था ना, एक्सपॉलिएशन टॉर की फोटो में दिखा पाया था, ये होता है एक्सपॉलिएशन टॉर, ग्रेनाइट का है। ओके, मतलब पूरी तरीके से इसके ऊपर की जो ऊपर की लेयर है वो गायब हो चुकी है। ओके, टाइम के साथ अभी ऐसा भी है, कुछ दिनों बाद आपको इससे भी छोटा मिल सकता है। तो कंटिन्यूअस इसके ऊपर की लेयर गायब हो रही है, तो दैट्स द पार्ट। ठीक है, काफी राउंडेड शेप होता है वैसे यहाँ पे कॉर्नर्स पे। चलिए, अब ये देखिए, इसको देखिए आगे, ये क्या है, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये भाई हमारा है अगेन वेदर्ड रॉक है, केमिकल वेदर्ड रॉक है हमारा है। अब इसको देखिए, ये भी एक केमिकल वेदर्ड रॉक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि चट्टाने वहीं की वहीं हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि वेदरिंग में हमने क्या पढ़ा था, वेदरिंग वाज अ कौन सा प्रोसेस हमने पढ़ा था, वेदरिंग बाय इन सीतु है, पढ़ा था ना हमने, इन सीतु मतलब उसी जगह पे होगा, रॉक वहां से नहीं हिल रहे हैं, भले उसके पार्टिकल उससे निकल के गायब हो रहे हैं, चलो मानता हूं ये सब चीजें, लेकिन रॉक वहीं का वहीं पे है। हम रॉक की मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है वेदरिंग में। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप समझिए। हम रॉक्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है, क्रैक्स ला रहे हैं। जैसे देखिए फ्लेकी का इसका निकल के गायब हो गया यहां से, ये देखिए ये परत थी यहाँ पे, निकल के गायब हो गई यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत टूट रहा है, हम इसकी मूवमेंट नहीं करा रहे यहाँ पे। तो ये मत समझिए कि भाई रॉक्स का यहाँ पे मास मूवमेंट होता है, नहीं, वेदरिंग में सिर्फ उसको तोड़ा जाता है। लेकिन अब क्या मास मूवमेंट के अंदर वेदरिंग होना जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वेदर्ड उसको कंडीशन मिल जाती है, वेदर कंडीशन मतलब ऑलरेडी वहां पे प्रॉपर स्लोप है, ठीक है, तो वो मास मूवमेंट में हेल्प करेगा। क्या बोला मैंने, अगर ऑलरेडी एक अच्छा स्लोप मिल जाता है तो मास मूवमेंट बहुत आसानी से हो सकता है, मास मूवमेंट बहुत इजीली हो सकता है, तो उसको वेदर स्लोप मिल जाएगा, तो वेदरिंग उसको असिस्ट कर सकता है। वेदरिंग होने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन ये जरूरत नहीं है, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है, तभी जाके मास मूवमेंट होगा, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको असिस्टेंस मिल जाएगी। चलिए, अभी देखिए जरा, यहां पे देखिए, अभी देखिए इतना बड़ा मलबा जो आके रोड पे खड़ा हो गया, ये क्या मतलब, इसके लिए वेदरिंग की जरूरत है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं। यहाँ पे
ये लैंडस्लाइड की पिक्चर अपने को देखने को मिल रही है, सीधा जमीन खिसक के रोड पे आ गई, रोड धंस गए यहाँ पे। इसके लिए किस चीज की आपको भाई जरूरत है? आपको वेदरिंग की तो बिल्कुल जरूरत नहीं यहाँ पे। तो दिमाग में रखिए कि मास मूवमेंट के लिए हमें वेदरिंग की जरूरत नहीं है। ये प्लीज आप इस चीज को कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में भर लीजिए, बार बार रिपीट कर चुका। ये देखिए स्लम्प हुआ है, स्लम्प बोल दीजिए आप इसको। अभी सीधा जमीन धंस गई है, ठीक है, अभी देखिए आगे और धंसेगी। अभी तो बहुत छोटा सा, तो क्या हुआ, इतना बड़ा जो एरिया था ये जो है ये सीधा धंस गया। सिंपल सी बात है, इसके लिए वेदरिंग की जरूरत है क्या? ये सीधा हिल गया ना अपनी जगह से। मास मूवमेंट बोलते हैं ना, मास मूवमेंट। इतना बड़ा जो एरिया था, इतना बड़ा जो ये मिट्टी का ढेर है वो नीचे धंस गया, इसको बोलते हैं मास मूवमेंट। और भी बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, चिंता मत करिए। लेकिन अब बताइए क्या इसके लिए एयर, वाटर, नाम सुनते रहिए बार बार, आइस, रिवर, इसकी जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं। ये किसके इन्फ्लुएंस में हुआ? इन्फ्लुएंस ऑफ द, जैसे इसके नीचे का थोड़ा सा सपोर्ट था, कहीं हिल गया होगा, नीचे आ गया ये। समझ में आ गई बात? तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। चलिए, अब इतना होपफुली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब आपको समझने में आसानी होगी, मेरा इतना बोलना है बस। अब पढ़ेंगे आप तो समझ। अब देखिए इसमें मास मूवमेंट की बात अब करता हूं जरा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा भाई क्या क्या हमें दिमाग में रखना है। पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वैसे, बाय द वे थ्योरेटिकल पूरा है, इसमें ज्यादा आपको सदत नहीं लगाना बस, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या है, बोला मैंने आपको, ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रिज डाउन द स्लोप, यही बोला था मैंने। ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रिज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड्स में यहां पे लिखते जाता हूं आपके लिए। क्या लिखा मैंने? ग्रेविटी। और दूसरी चीज मैंने क्या लिखी? मैंने सीधा आपको जो रॉक डेब्रिज है वो सीधा ये हिल रही है भाई, ये बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं है कि छोटे छोटे तिनके निकल के, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे किसकी इंपॉर्टेंस नहीं है? क्योंकि एयर, वाटर, आइस इसको कैरी नहीं कर सकते। कितनी बार बोला मैंने, कैरी नहीं कर सकते। अब बताओ क्या इतने बड़े मलबे को, इतना बड़ा जो ये है, इसको एयर कैरी कर पाएगा? कहां कैरी कर पाएगा भाई? चलिए समझ में आएगी बात आपको। द मोमेंट ऑफ मास मे रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड। ऑफ कोर्स इसके टाइप भी हमें देखने को मिलेंगे, स्लो होता है, रैपिड होता है, फिर अलग से इन्होंने टाइप बना रखा है लैंडस्लाइड का खुद, तो एनसीईआरटी ने दिया। वैसे तो रैपिड के अंदर ही आता है, लेकिन स्लो टू रैपिड होता है, हमें देखने को मिलेगा, चिंता मत करिए आप। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। देखिए क्या क्या भाई, ये सारे के सारे किसका पार्ट है? ये सारा मास मूवमेंट का पार्ट है, सब अलग से पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन क्या टर्म है यहाँ पे? क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। मतलब जो मटेरियल है, जो यहाँ पे हमें मलबे हैं, वो क्या करते हैं? क्रीप भी करते हैं, बहुत धीरे धीरे, इतने गत्ते गत्ते होते हैं, इतने धीरे धीरे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि उसके अंदर मास मूवमेंट हो रहा है। चलो आपको एग्जांपल देता हूँ क्रीप का, एक छोटा सा समझने के लिए। आप देखेंगे कि आप ना कभी अपने जमीन के चारों तरफ फेंसिंग लगाते हैं, आपने देखा, मतलब फेंसिंग लगाना काफी कॉमन है, आप पोल गाड़ते हैं, उसको वायर वायर लगाते हैं। आप कुछ सालों बाद देखेंगे ना कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा अपने आप ही, अपने आप। ऐसा नहीं कि उसको कोई जानवर टेढ़ा करके गया, नहीं, वो अपने आप ही टेढ़ा हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि जमीन बस गत्ते गत्ते धीरे धीरे से ना और क्रीप कर रही है, क्रीप कर रही है, मतलब उस जगह से हिल रही है, लेकिन अपने को दिख नहीं रही है, अपने को दिख नहीं रही है, क्योंकि हम उसको नहीं इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमारे ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड है। लेकिन सालों साल बाद, 15 साल 20 साल बाद वो अपने को देखने को मिलेगा। ये बोलना है मेरा, जब तक आपने अगर पूरा वैसी सिस्टम रखा तो। फ्लो, अब फ्लो में आपको देखने को मिलेगा भाई मलबा आपका फ्लो कर रहा है, मतलब मड हो गया, ठीक है। स्लाइड आपने देखा होगा, रॉक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। फॉल तो फ्री फॉल ले लीजिए। तो देखिए अब ये देखिए, ये जो सीक्वेंस इन्होंने दिया ना, क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल, इन्होंने वेलोसिटी के हिसाब से दिया। क्रीप सबसे स्लो, फ्लो उसके बाद, स्लाइड उसके बाद और फॉल उसके बाद, मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है इसकी, स्लो टू रैपिड। ये है इसका सिस्टम। ही देखिए एग्जाम में सीधा आ सकता है कि भाई इसको अरेंज करो भाई, क्या स्लो टू रैपिड है या रैपिड टू स्लो है, क्या है इसके अंदर? तो क्रीप सबसे स्लो होता है। सबसे स्लो क्या है? क्रीप। दिमाग में रखिए, क्रीप सबसे स्लो। आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, आपको लर्न हो जाएगा पूरा, इतना गारंटी हम देते हैं आपको। चलिए, सो वेदरिंग इज अ नॉट अ प्री रिक्विजिट। क्या बोला था आपको? वेदरिंग इसके लिए जरूरत नहीं है, मास मूवमेंट के लिए वेदरिंग कोई कंडीशन जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रहा तो बहुत अच्छी बात है। मास मूवमेंट आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप, मतलब अगर जैसे स्लोप है, ये ऑलरेडी स्लोप बन के मिल जाए अगर, तो यार स्लाइड करने में बहुत आसानी होगी ना, ठक 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 नीचे चला जाएगा ये आसानी से। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि उसको जो वेदरिंग है, अगर वेदरिंग है तो बहुत अच्छी बात है, बस ये दिमाग में रख लेंगे। वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट कंडीशन। अब इससे हमने क्या सीखा भाई?
हमने ये देखा भाई कि मास मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, कुछ की पॉइंट यहाँ पे लिख दो हर एक पेज के बाद, जिससे हमें बार आखिरी में सम अप करने के लिए आसानी होगी। किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। क्या इसमें एयर, वाटर, ग्लेशियर, इसका जो हमें क्या बोलते हैं मूवमेंट जो है वो हेल्प करता है क्या? देखिए हेल्प करता है, लेकिन दैट इज नॉट द डायरेक्ट एजेंट, दैट्स नॉट द डायरेक्ट। अब एयर वाटर हो गया जो डायरेक्ट एजेंट इसके नहीं है, उनका इंपॉर्टेंस इसमें उतना नहीं है, मतलब उसको कैरी नहीं कर सकते वो। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने टाइप पढ़े, क्रीप, फ्लो, साइड एंड फॉल। सीधा वहां से क्वेश्चन आता है, क्रीप सबसे स्लो होता है, फॉल फ्लो उसके बाद, स्लाइड उसके बाद, फॉल सबसे आखिरी में, फॉल सबसे फास्ट होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेदरिंग इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है, लेकिन इफ वेदर इज अ वेदरिंग इट विल बेनिफिट। होपफुली आपको इतना दिमाग में रहेगा मास मूवमेंट के केस में। चलिए अब आगे बात करते हैं भाई। अभी इसको क्या हम सॉइल इरोजन मान लें, ये तो समझना पड़ेगा ना हमें। देखिए अब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको बताऊंगा यहाँ पे मैं। चलिए अब ऑल्दो में बात करता हूं तो एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही बात की है, किसकी वजह से एडेड होता है? ग्रेविटी। बाकी जो एजेंट है, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ये इतने इसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मास मूवमेंट में इतना ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इनका वेदरिंग में था, लेकिन यहां पे इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उतना। क्या इनको में अभी देखिए, इसके अंदर भी मास मूवमेंट मतलब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बिल्कुल जाता है। तो क्या इसको इरोजन का बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, इरोजन नहीं बोला जाएगा इसको, इरोजन इसको नहीं बोला जाएगा, बिकॉज यहां पे इरोजन की ऐसी क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। देखिए क्या लिखा है, दिस मीन्स दैट मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन थ्रू देयर इज अ शिफ्ट of material from one place to another. Materials over the slope have their own resistance to the disturbing forces and will yield only when the force is greater than the shearing resistance of the material. कहने का मतलब है यहाँ पे कि भाई अब यहाँ पे एक स्लोप पे एक पत्थर अटका है। अब पत्थर आपको पता है, पत्थर का भी अपना खुद का भाई मास है, उसकी वजह से भाई वो ग्रेविटेशनल पुल को रजिस्ट कर रहा है। लेकिन जब ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो जाएगा तभी वो ठक 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 कर नीचे आएगा। जब तक उसका रेजिस्टेंस ग्रेविटेशनल पुल से हाई है तब तक वो नीचे नहीं आने वाला है। वही बात बोली गई। देखो खुद जो मटेरियल है, जैसे बड़ा पत्थर है कोई, वो जो भी स्लोप पे भले, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्थर आपको स्लोप पे लटके हुए मिलेंगे जो गिरते नहीं है, बहुत लंबे टाइम से टिके रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे गिर जाते कभी ना कभी। तो बोलने का मतलब यहां पे ये है कि मटेरियल्स ओवर द स्लोप हैव देयर ओन रेजिस्टेंस। किसके? जो भी उसको डिस्टर्बिंग फोर्सेस आ रही हैं उसकी, मतलब उसको रेजिस्ट कर रहे हो। लेट्स से द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ रेजिस्टिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डिस्टर्बिंग फोर्स हियर, क्योंकि उसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। तो मटेरियल जो है, रॉक है, वो रेजिस्ट कर रहा है, बोल रहा है कि भाई मेरे को नहीं नीचे आने का है, मेरे पास इतना रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस टाइम उसका रेजिस्टेंस कम पड़ा वो नीचे आ जाएगा। बात खत्म। यही बोली जा रही। क्या यहां पे इरोजन जैसी कोई बात है? क्या इरोजन किसकी वजह से होता है? ज्यादा भाई रेनफॉल हो गया, आपको ऐसा कंडीशन मिल गया, स्लोप मिल गया, उस केस में होता है इरोजन। यहां पे इरोजन के लिए मिट्टी का अपना वो कुछ नहीं होता। मतलब इरोजन के केस में क्या होता है कि भाई पानी मिल गया एक्स्ट्रा, निकल जाएगा सीधा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, पत्थर के ऊपर पानी फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल, कहने का मतलब क्या है कि इरोजन वैसी बात ही नहीं है यहां पे। अब यहां पे क्या क्या चीजें है भाई, कुछ कंडीशन देख लो, जैसे कि स्टीप स्लोप है, वर्टिकल क्लिफ है, मतलब ऐसे खड़ी ऐसे क्लिफ, यहां पे कोई पत्थर अटका है, यहां पे कुछ डेब्रिज है, ऐसे नीचे आ जाएंगी जब उन्हें कंडीशन मिलती है वैसी। तो ओके, कभी कुछ रेन इसको सपोर्ट कर देती है, ओके, या फिर रास्ते में कोई पेड़ पौधे नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, स्कार्सिटी ऑफ द वेजिटेशन, क्योंकि वेजिटेशन रहेगा तो क्या होगा, इनको रुक जाएंगे भाई, लेकिन वेजिटेशन नहीं है तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा ठक ठक। अब ये बहुत सिंपल है यार, इसको पढ़ के समझ में आ जाता है, बस हमें समझना, दिमाग में क्या रखना है ये दिमाग में रखिए बस। क्या इसको मैं इरोजन मानूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यार ये अंडर द ग्रेविटी काम कर रहा है, इरोजन ऐसा ग्रेविटी के अंडर काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इसको हेल्प क्या करता है, इसको स्टीप स्लोप हेल्प करता है। अगर वेजिटेशन ना हो रास्ते में तो बहुत अच्छी बात है। वेदर, अगर वेदर कंडीशन मिल जाए, वेदर कंडीशन मतलब जो हमने पहले पढ़ा था, तो अच्छा स्लोप मिल जाए, वही उसके लिए वेदर कंडीशन है, तो अगेन इजिली भाई मास मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ में आ गई बात? ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने को देखने वाले हैं। अभी इसके टाइप भी देखेंगे, चिंता मत करिए, हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अभी देखिए, अब जो आगे हम देखेंगे पूरा का पूरा क्या क्या चीजें उसको सपोर्ट करती है, इसको ऐसे पढ़ोगे तो बहुत आसानी है। देखिए, रिमूवल ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम बिलो द मटेरियल अब थ्रू द नेचुरल और आर्टिफिशियल में। देखिए ऐसे कोई मटेरियल है, इसके नीचे इसको कुछ सपोर्ट दे रखा है, तभी इस पर टिका हुआ है, सपोर्ट हटा लो, ये नीचे थक से नीचे आ जाएगा। यही बात बोली गई है। कहीं आपने ओवरलोडिंग कर दी है, समझ लो आपने कोई ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया है, आपने ओवरलोडिंग कर दी है, वापस नीचे आ जाएगा सब कुछ। तो कहने का मतलब क्या है कि, और चलो अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक की वजह से भी तो आपको डेब्रिस का फॉल अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद कोई भी आपदा आ गई, ओके, उस केस में हमें देखने को मिलता है ऐसा।
और नेचुरल वेजिटेशन वहां पे नहीं है तो वो बहुत इजी फ्लो होगा वहां से। तो ये सब कंडीशंस इसके लिए सुटेबल होती हैं। बस यही आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। आपको इसमें सच में कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि मास मूवमेंट को कौन सी चीज हेल्प करती है, बस इतना आइडिया रहेगा, मोर देन एनफ। यही इसकी बातें हो रही है यहाँ पे। देखिए, ओवरलोडिंग थ्रू द एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली बाय आर्टिफिशियली फिलिंग, ओवरलोडिंग ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। बिल्कुल हैवी रेनफॉल की वजह से भाई वहां पे एक्सेस ऑफ वाटर इकट्ठा हो गया, जो भाई अगेन उसको पुश कर रहा है नीचे जाने के लिए, मतलब मलबा क्रिएट हो गया वहां पे तो बिल्कुल वो बह जाएगा। ठीक है, डेब्रिस थी भाई, उनको थोड़ा सा एक पुश मिल गया, चलो, ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो बस इतना दिमाग में रखिए आप। और यहाँ पे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, सही बताऊं तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। चलिए, तो ऐसा मुझे इसमें कुछ दम नहीं लगा, इसलिए बस इतना आपके लिए रेफरेंस के लिए रखा, क्योंकि इसको एक बार रीड भी कर लेंगे ना आप, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस दिमाग में 2-3 चीजें दिमाग में आपको रखनी है कि इट इज नॉट अ सॉइल इरोजन, इट विल गो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी बाद में चिल्ला रहा हूं मैं। अब इसके टाइप देख लेते हैं भाई। एक होता है स्लो मूवमेंट, एक होता है रैपिड मूवमेंट। क्या बोला मैंने? एक होता है स्लो मूवमेंट, एक होता है रैपिड मूवमेंट। अब स्लो मूवमेंट की बातें कर ले जरा। देखिए, स्लो मूवमेंट में हमें देखने को मिलेगा, पहला मिलेगा क्रीप। क्या मिलेगा इसके अंदर? क्रीप मिलेगा हमें। क्रीप क्या होता है? अब क्रीप के अंदर भी टाइप है। एक होता है भाई हमारा सॉइल क्रीप। क्या होता है? सॉइल क्रीप होता है। दूसरा होता है रॉक क्रीप। क्या होता है? रॉक क्रीप होता है। उसका ग्लेशियर क्रीप भी होता है, रॉक ग्लेशियर क्रीप भी उसको बोलते हैं, क्रीप। और उसके बाद होता है टेलस क्रीप। क्या बोलते हैं उसे? टेलस क्रीप होता है। कितने क्रीप बताया मैंने? 4-5 क्रीप बता दिए। ये अगेन, ये आपकी सिर्फ अगर पढ़ोगे आपको दिमाग में रह जाएगा। कुछ ऐसा अगेन बोलता हूं, इट्स नॉट अगेन अ रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है, सच बताऊं बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी दिमाग खुले रखने आपको। अब देखो, क्रीप क्या बोला था मैंने? बहुत स्लो मूवमेंट होता है, इतना स्लो कि क्या बताऊं। चलो मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। ये देखो, ये मिट्टी के ना ऐसे एक बन गए, लेयर बन गए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लग ना कि एक के बाद एक, ऊपर से नीचे कहीं से भी देख लो आप। ठीक है, एक के बाद एक ऐसा अलग अलग लेयर बनी, मतलब मिट्टी घिसकी है ऐसे। ऊपर से देखो, एक पहली दूसरे से घिसकी घिसकी, मतलब ठक 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 ऐसे खुद लेयर बनी है। मतलब ये क्या आपको दिखेगी कि अब लेयर बन रही है? ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इतना स्लो हुआ है ये मटेरियल का शिफ्ट, इतना स्लो हुआ है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे छोटे छोटे रखे यहाँ पे, क्या बोलते हैं, छोटी मोटी यहाँ पे आपको मिलेगा, इससे ही निकल के बन रहा है, इससे निकल के बन रहा है। लेकिन क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कब निकल रहा है? बहुत स्लो हो रहा है, बहुत ही ज्यादा स्लो। इसके अंदर से ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा नीचे चला गया। अब बताइए, ये रॉक है, रॉक अपने आप से इसमें से झड़ के निकल रहा है, सब रॉक डेब्रिस, जो क्या बोलते हैं रॉक क्रीप कर रहा है। आप आइडेंटिफाई, इधर खड़े रहो, इधर खड़े रहो 3-4 दिन, 3-4 दिन आके खड़े हो जाओ, तुम्हें फिर भी नहीं पता चलेगा, तुमको लगे तुम वहीं पे हो। लेकिन अब आ जाओ 1 साल बाद, आपको अगेन थोड़ी सी लेयर छोटी मिलेगी इसकी। तो कहने का मतलब क्या है? ये इतना बहुत स्लो होते हैं। आगे बताऊंगा सॉलिफ्लक्शन क्या होता है, आगे बताऊंगा, पहले क्रीप की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो क्रीप मतलब वेरी वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो, विच वी कांट आइडेंटिफाई फ्रॉम आवर नेकेड आइज। आपको टाइप बता दिया मैंने, क्या टाइप बताया मैंने? रॉक हो गया, मैंने आपको सॉइल क्रीप बता दिया, मैंने आपको क्या बताया एक और, रॉक ग्लेशियर क्रीप बता दिया आपको मैंने। ठीक है, टेलस बता दिया मैंने। टेलस वही होता है कि अगेन उसके पार्टिकल बहुत ही स्लो क्रीप करते हैं, बेसिकली वो रॉक का ही पार्ट है एक तरह से। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए इसमें, हाँ सॉलिड, अभी देखिए ये बहुत अच्छा टर्म है यहाँ पे, सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन क्या होता है? एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सॉलिफ्लक्शन क्या होता है। अभी जो क्रीप कर रहा है, क्रीप मतलब इसके पार्टिकल्स निकल के फाइन ग्रेन्स होते हैं, निकल रहे हैं। इसमें अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो, वाटर, पानी मतलब ये नहीं कि पानी पीने के लिए, वाटर, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? देखिए, also included in this group is a solifluction which involve slow down slope, flowing soil mass है, और फाइन ग्रेन्ड रॉक डेब्रिस सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विथ वाटर। जैसे एग्जांपल देखिए, ये देखिए, थोड़ा फिगर देख के समझ में आता है। ये देखिए, इसमें वाटर मिला तो क्या होगा, यहीं पे आके मतलब एक रुक गए। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत मडी, ज्यादा वाटर देते हो तो फिर तो मड बन जाएगा, मतलब वो बनाना नहीं है हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी उसमें मिल जाए, वो भी ऊपर से रिस जाता है पानी ऐसा कुछ। ठीक है, ये नेचुरली ये चीज मिलती है हमें, कोई आके पानी नहीं देने जाता है, चलो पानी दे के आओ, 1 लोटा पानी दे के आओ उसको, तब जाके भाई इसको बनाओ सॉलिफ्लक्शन बनाओ, नहीं, ऊपर से भाई थोड़ा सा उसे मॉइस्चर मिल जाता है, सो विद दैट वो यहाँ पे सेचुरेट होकर रुक जाती है। ठीक है, अदरवाइज ये ज्यादा करके आपको टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेगा, जहां पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से।
ज्यादा बारिश की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश में आपको ऐसा सेचुरेशन मिल जाता है इसका। ओके, तो ये हमें देखने को मिलता है। कितने टाइप हमने पढ़े क्रीप के अंदर? हमने पढ़ा सॉइल क्रीप, हमने पढ़ा टेरेस क्रीप, हमने पढ़ा रॉक क्रीप, हमने पढ़ा रॉक ग्लेशियर क्रीप, और हमने पढ़ा सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन क्या होता है? व्हेन यू ऐड द वाटर इन द बेसिकली क्रीप, जो क्रीप हमारे देखने को मिल रहा है, वेदर रॉक क्रीप हो या सॉइल क्रीप हो, उसके अंदर इफ यू ऐड द वाटर अ फाइन, मतलब थोड़ा सा लुब्रिकेशन उसको ऐड करेगा वो वाटर, तो दैट विल सैचुरेट इट, दैट विल स्टॉप इट। सैचुरेट मतलब उसको रोक देगा वहां पे। बस इतनी सी बात की है बस। और कुछ कौन से एरिया में ज्यादा मिलेगा? टेम्परेट एरिया में, क्योंकि टेम्परेट एरिया में आपको माइल्ड रेनफॉल मिल जाती है, सो दैट हेल्प। या आपको कुछ फ्रोजन एरिया में मिलेगा, जहां पे अगेन आपको थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है, आइस मिल जाता है, इस आपको सैचुरेट कर देता है, आपको रोक देता है। देखिए रुक गया यहाँ पे, इतनी सी बात है। कुछ इसमें डाउट होगा तो आखिरी में एक और रिकैप करा दूंगा, पूरा याद हो जाएगा आपको। चलिए, ये हमने क्या पढ़ा? स्लो वाले पढ़ा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रैपिड मूवमेंट्स। रैपिड मूवमेंट की बात करेंगे भाई। कितने टाइप के रैपिड मूवमेंट होते हैं? रैपिड मूवमेंट में 3 टाइप होते हैं। चलो बता देता हूं रैपिड मूवमेंट के 3 टाइप। पहले बता देता हूं, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एक होता है इसके अंदर अर्थ फ्लो। क्या होता है? रैपिड के अंदर बात कर रहा हूं, एक होता है अर्थ फ्लो, दूसरा होता है यहां पे मड फ्लो, तीसरा होता है भाई हमारा डेब्रीज एवलांचे, डेब्री एवलांचे। चलिए, अब देखिए अर्थ फ्लो क्या होता है बताऊंगा। अर्थ फ्लो के अंदर आपको मेनली ड्राई कंडीशन में होता है अर्थ फ्लो। इसके लिए पानी होने की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। वेजिटेशन थोड़ा रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मड फ्लो में क्या होता है आपको भाई? ऑफ कोर्स मेनली ह्यूमिड रीजन में होता है, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा मिलता है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। साथ ही साथ आपको वोल्केनोज मड भी आपको देखने को मिलेंगे, वोल्केनो मड, वो भी आपको बताऊंगा मैं। और डेब्रिज एवलांचे में अगेन यहाँ पे ड्राई वेदर रहे तो बहुत बेटर है मेनली। तो ये आपको आगे पढ़ाता हूं मैं। चलिए, इसके ऊपर 3 टाइप है। अर्थ फ्लो देखिए क्या है भैया, क्या दिया है? कौन सा ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन है? जेंटल स्टीप स्लोप। अब बताइए रैपिड मूवमेंट कहां? पहले ये समझिए रैपिड मूवमेंट होगा कहां, ये भी तो देखिए। रैपिड मूवमेंट, अच्छा ऊपर वाले स्लोअर मूवमेंट कहां हो रहे थे? अब इनके स्लोप जरा देख लेते ना। ऊपर वाले स्लोप बड़ी स्टीप है क्या? स्लोप ये माइल्ड स्लोपिंग है। ये थोड़ा देखिए बहुत लॉजिकल है वैसे, ये माइल्ड स्लोपिंग है। स्लोप बहुत इसके वो नहीं है, स्टीप नहीं है, एंगुलर नहीं है इसके, 90 डिग्री वाले स्टीप नहीं है इसके, मतलब स्लोप नहीं है, सॉरी। लेकिन आपको जब रैपिड मूवमेंट की बात करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है, आपको 70 डिग्री 80 डिग्री से स्लोप मिलेगा, तभी तो रैपिड होगा मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे अर्थ मटेरियल भाई क्या होगा? अर्थ मटेरियल से सबसे बताओ तो कुछ अपने जो होते हैं एक तरह से सॉलिड पार्ट है जो कि ड्राई है, ड्राई सॉलिड पार्ट है, जो एक तरह से थोड़ा धंस जाएगा और मूवमेंट उसकी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल देखिए, देख लीजिए। ये पार्ट यहाँ पे क्या हो गया? सीधा ऐसे नीचे आ गया और ऐसे नीचे मतलब बहना चालू हो गया, मतलब गिरना चालू हो गया। ये होता है अर्थ मूवमेंट, और कुछ इसके अंदर ज्यादा है नहीं। ओके, एक तरह से स्लंप है, मतलब जो मटेरियल स्लंप है वो स्टीप लाइक टेरेस फार्मिंग जैसा ना, वैसा बन जाता है यहाँ पे। और कुछ इसके अंदर नहीं है। स्लोप थोड़ा सा ही आपको स्टीपर चाहिए, और कुछ भी इसमें अंदर नहीं है सच। कुछ तो बताऊं, और आपको क्या याद करना है? नहीं, और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ दिमाग में रखना है यहाँ पे कि ड्राई रीजन में होता है। ओके, और तो कुछ आपको नहीं, इसमें कुछ और दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। चलिए इतना ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं मड फ्लो की। अब मड फ्लो किस में होता है भाई? क्या बोला था मैंने? यहाँ पे वेजिटेशन का कवर अगर नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छा है। अब अच्छा मतलब इसके लिए फेवरेबल है। कैसे? क्योंकि मड आसानी से फ्लो होकर नीचे आ सकता है। इस यहाँ पे रेनफॉल अगर मिल जाए और प्रॉपर, तो फ्लो को और फास्ट कर देगा। देखिए क्या लिखा है, thick layer of weathered material gets saturated with water and either slowly or rapidly flow down the definite channel. It look like a stream of mud within a valley. When the mud flow emerges out of the channel onto the pediment or the plain, they may be destructive or engulfing the roads, bridges or everything. देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये तो बहुत छोटा आपको ये देखिए, जब वोल्केनोज वाले मड निकलते हैं। इसी तरह से आपने मड फ्लो का भी अगर नेट पे डाल के देखना, बहुत हैवी मड फ्लो आपको देखने को मिलेगा। पूरी मतलब ना रास्ता भर के बैठा हुआ है उससे, बताए एनगल्फिंग मतलब पूरा रास्ता ढक देता है उसकी वजह से। चलिए, तो ये है यहाँ पे। इसमें दिमाग में क्या रखना है? 2-3 चीजें देखिए। मड फ्लो ऑकर फ्रीक्वेंटली ऑन द स्लोप ऑफ इरप्टिंग और रिसेंटली इरप्टेड वोल्केनो, जो आपको पता है बहुत ही फास्ट होते हैं,
ठीक है, उसके बाद मड भी निकलता है, वोल्केनिक एश, डस्ट, अदर फ्रेगमेंट्स टर्न इनटू मड ड्यू टू द हैवी रेन एंड फ्लो डाउन एज अ टंग और स्ट्रीम ऑफ मड। तो इसमें दो चीजें दिमाग में रखना है, मड में क्या रखना है, अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, हैवी रेनफॉल उसको सपोर्ट करेगा, और एक प्रॉपर और जेंटल स्लोप मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और हमने अर्थ फ्लो में क्या देखा, अर्थ फ्लो में हमें ड्राई वेदर, थोड़ा सा ह्यूमिड भी मिल गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें रेनी नहीं चाहिए, वहां पे रेनी नहीं चाहिए, और वहां पे भी स्लीप अगर हमें थोड़ा सा स्टीप रहेगा तो फेवरेबल रहेगा। ये चलिए अगला यहाँ पे क्या है, अवलांचेस। अवलांचेस ये देखिए ये यहाँ पे डेवरीज अवलांचेस है, मतलब डेवरी भाई यहाँ पे बह के आ रही सीधा, सेम ग्लेशियर अवलांचेस भी यही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ओके, तो अगेन इसमें सपोर्ट क्या कर रहा है, इसका स्टीप स्लोप सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। रीजन क्या है, जहां पे वेजिटेशन का, इसमें तो देखो विथ और वेजिटेशन कवर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दोनों में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लोप कैसा होना चाहिए, स्टीप होना चाहिए, तभी इसको फास्टर अवलांचेस, मतलब पूरा डेब्री ऐसे बह के नीचे आता रहेगा, उसकी एक तरह से धारा बहेगी बड़ी सी। चलिए, तो हमने रैपिड के अंदर 3 टाइप पढ़े, अर्थ फ्लो पढ़ा हमने, मड फ्लो पढ़ा और डेब्री अवलांचेस पढ़े। अब देखिए फोटो देख लीजिए इसकी, दैट विल बी हेल्पफुल। चलिए अब लास्ट हम पढ़ते हैं भाई हमारा लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड क्या होता है, जरा पहले फोटो देख लें जरा लैंडस्लाइड की, इसके भी अलग अलग टाइप है। ये देखिए, ये अपना ये तो स्लंपिंग है, ये रॉकफॉल है, और यहाँ पे लैंडस्लाइड देखिए, ये 2 रोड था, रोड के हिस्से थे 2, देखो ऐसा बीच में से कट के अलग हो गया पूरा, और पूरा जमीन ही हिल गई, वहां से स्लाइड हो गई सीधा, 2 टुकड़े कर दिया उसने सीधा, मतलब क्या बोलूं मैं आपको कि इट इज अगेन अ वेरी फास्टर वन। रैपिड किसके पार्ट में आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये रैपिड होता है, आपको खुद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे क्रिप में आप बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मूवमेंट को, लेकिन लैंडस्लाइड के अंदर जब मास मूवमेंट होगा लैंड का, तो आप अर्थ मास का, तो बिल्कुल आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगेन वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब वहां पे वेदरिंग कैसी है, वहां पे स्लोप का स्टेपनेस कैसा है, बिल्कुल उसके साथ मैटर करेगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ वहां पे आप मटेरियल का मूवमेंट किस हिसाब से हो रहा है, इस सब चीजों पे बिल्कुल लैंडस्लाइड वहां पे डिपेंड करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज होती है स्लंपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि स्लंपिंग में होता क्या है। देखिए अब यहां पे ओरिजिनल पोजीशन थी स्लंप की ऐसी, ठीक है। स्लंपिंग में बेसिकली क्या होता है, ये देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मटेरियल। देखिए पहले क्या होगा, पहले अंदर धसेगा फिर नीचे जाएगा, अगेन फिर यहां पे पोजीशन क्या रहेगी, वापस अंदर धसेगा फिर नीचे जाएगा, अगेन यहां पे वापस अंदर धसेगा फिर नीचे जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहां पे बैकवर्ड रोटेशन होता है, पहले अंदर पुश करता है फिर बाहर आता है, अंदर पुश करता है फिर बाहर आता है, ये होता है हमारा स्लंप के अंदर। ये दिमाग में रखना आपको, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लंप के अंदर होता क्या है। वैसे तो सही बताओ तो मिट्टी खिसक रही है, एक पूरा का पूरा जो है ना मृदा, एक पूरा लेयर होता है वो अंदर धस जाता है, लेकिन कैसे, पहले अंदर पुश करता है फिर बाहर निकलता है। ये देखिए यहां पे थोड़ा मिटा देता हूं वापस से, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, ये वाली। अब पहले क्या हुआ, पहले अंदर धसा थोड़ा सा, फिर बाहर उसने पुश किया, अगेन वापस अंदर धसेगा बाहर पुश करेगा, तो यही सिस्टम चलता रहता है। अब स्लंपिंग का कुछ फोटो रखा है मैंने, ये था प्रॉपर, एक मुझे वो रखना चाहिए था, बट चलिए। तो ये देखिए स्लंपिंग का है, मिट्टी पहले यहां तक थी भाई, क्या हो गया, पहले थोड़ी अंदर धसी फिर बाहर आई, अगेन अगर इससे भी नीचे जाएगा तो वापस अंदर धसेगा बाहर आएगा। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर एक बैकवर्ड रोटेशन होता है, बैकवर्ड मोशन होता है, ठीक है। और अगेन वही है कि रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग होती है अगेन इसके अंदर भी, और डेब्रिस का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और क्या क्या चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्लाइडिंग क्या होती है, अब देखिए स्लाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्लाइडिंग का एग्जांपल देता हूँ, रॉक स्लाइडिंग का। जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा कि ऐसे बड़ा सा ऐसे माउंटेन है, इसकी वजह से पत्थर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके ठक 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 नीचे आ रहे हैं ऐसे। अब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके नीचे आ रहे हैं, इसमें आपको कुछ समझाने के लिए कुछ है, ये किस पे होगा अभी बताओ, ये फ्लैट सरफेस पे होगा कि स्टीप पे होगा, स्टीप पे होगा। और ऐसे में बोलते बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि भाई ऐसे में अगर आप लटक गए तो सर फटेगा, सीधा ऊपर जाओगे आप। आपने मूवीज में देखा होगा ना, कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं। ओके, तो स्लाइडिंग इस ऐसी जगह पे होती है, प्लेन पे तो बिल्कुल नहीं होगी। ओके, उसके बाद रॉक फॉल क्या होगा, देखिए रॉक फॉल क्या होगा, अब बताता हूं आपको। आपने अगर लक्ष्य मूवी देखी है तो लक्ष्य मूवी में सबसे आखिरी का जो सीन है जिसमें ऋतिक रोशन बोलता है कि हमें ऊपर चढ़ना है आखिरी पीछे से, तो रॉक देखिए ना कितना स्टीप स्लोप है, पूरा सीधा है, ऊपर से अगर एक रॉक गिरा सीधा सर पे गिरेगा वो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रॉक फॉल मतलब सीधा ऐसे
खड़ी है दीवार या चट्टान खड़ी है, उसके ऊपर से रॉक फॉल ऐसे गिरेगा सीधा, फ्री फॉल बोलते हैं उसे। रॉक फॉल मतलब फ्री फॉल। स्लाइड मतलब क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करके जाएंगी ये, ओके। और डेब्री स्लाइड भी वही होगा, मलबा एक तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके ऐसे आता रहेगा, मलबा और ढेरों में आएगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। स्लम्प आपको बता ही दिया, ओके। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ये सब रैपिड का ही पार्ट है, ये सब रैपिड का ही पार्ट है। चलिए तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, आ जाइए जरा, यहीं पे बहुत खाली जगह है। अभी हमने स्टार्टिंग किससे की, हमने स्टार्टिंग किया भैया अपने वेदरिंग आपको बताया मैंने, फिर मास मूवमेंट बताया। मास मूवमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मास मूवमेंट इज नॉट अ इरोजन, हमने पढ़ा ना मास मूवमेंट के बारे में। हमने क्या पढ़ा भाई, इसके अंदर टाइप देखा, फास्ट और स्लो होते हैं। फास्ट में हमने देखा कि क्या होता है, अर्थ फ्लो होता है, मड फ्लो होता है, डेब्री फ्लो होता है, डेब्री अवलांचे, सॉरी डेब्री अवलांचे। स्लो के अंदर हमने क्या पढ़ा, क्रीप पढ़ा। क्रीप में क्या पढ़ा हमने, सॉइल क्रीप पढ़ा, फिर हमने टेलेस क्रीप पढ़ा, फिर हमने रॉक क्रीप पढ़ा, फिर हमने सॉलिफ्लक्शन पढ़ा, जिसमें वाटर का अगर थोड़ा एडिशन कर दे तो क्या होगा, सेचुरेट हो जाएगा, रुक जाएगा वहां पे। फिर हमने उसके बाद लैंडस्लाइड पढ़ा। लैंडस्लाइड मतलब लैंडस्लाइड किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा भाई कि रॉक कैसा है, मतलब स्लोप कैसा है वहां पे, इस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हमने रॉक स्लाइड देखा, डेब्री स्लाइड देखा, फ्री फॉल ऑफ द रॉक तो आपको पता ही बहुत सिंपल है। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी है। इसमें जो फैक्टर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें कौन सा है, बार बार बड़े में लिखता हूं, ग्रेविटी सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे मास मूवमेंट के लिए। सो ये था वीडियो। अब इसके बाद हमारा बच जाता है सॉइल वाला और फिर लैंडफॉर्म बच जाते हैं। तो आज कोशिश करूंगा मैं कि आपको रात के 2-3 बजे तक आपको ये भी डिलीवर कर दो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।